10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कुदरत ने अभी से भगवान के दरबार का भव्य श्रृंगार शुरू कर दिया है। केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, यहां पर बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी जारी हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना था, लिहाजा इस साल भी भक्तों की बढ़ती हुई संख्या के अनुमान के हिसाब से बंदोबस्त यहां पर कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम का बर्फ से श्रृंगार, श्वेतमय हुआ केदारनाथ धाम। प्रकृति ने अभी से ही भगवान केदार और बद्रीनाथ का हिमाभिषेक करना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी हो रही है और 1 से 2 इंच बर्फ जमी हुई है, जिससे बद्रीनाथ धाम की सुंदरता अपने आप में भव्य दिखाई दे रही है। जबकि 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां भी बर्फ ने बाबा केदार के दर को भव्य बना दिया है। चांदी से चमकते पहाड़ भक्तों को अभी से ही आकर्षित कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खुलेंगे और 10 मई को ही यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रशासन भी जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है। 15 मार्च से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 31 मई 2024 तक रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने ये भी फैसला किया है कि यात्रा के पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में न खड़ा रहना पड़े, इसके लिए स्लॉट और टोकन की व्यवस्था बेहतर ढंग से लागू की जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग के लिए भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। मई और जून में हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है, जबकि सितंबर के लिए 85% और अक्टूबर के लिए 35% टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच 10 मई को भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। केदारनाथ धाम के रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। लगातार बर्फबारी की वजह से रास्ते पर कई इंच बर्फ जम गई है, लेकिन अब इस बर्फ को हटाया जा रहा है। केदारनाथ जो धाम है वहाँ पे अभी 2 बजे बाद लगातार बर्फबारी भी हो रही है और जो पहले की बर्फ है उनको हटाया जा रहा है, और जिसमें कि लगभग 90 मजदूर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं और डेंडिंग और पेंटिंग का कार्य भी चल रहा है। देखिए, मौसम रंग बदल रहा है, कभी आसमान साफ, कभी बारिश। फिलहाल इलाके में बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम खराब होने के बावजूद अधिकारी यहां यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। ऐसे में यात्रा से जुड़ी तैयारियां सुनिश्चित करना इन दिनों एक चैलेंज बन गया है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने हैं। मौसम की आंख मिचोली के बीच प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। मंगलवार को प्रशासनिक टीम यात्रा तैयारियों का जायजा लेने और मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों को देखने पहुंची, तो दोपहर बाद बर्फबारी का दौर यहां शुरू हो गया। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मौसम लगातार रंग बदल रहा है। ऐसे में एहतियातन पूरी चारधाम यात्रा के लिए ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसओपी भी जारी की गई है।
खासकर इस एसओपी में तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो कम से कम 7 दिनों के लिए चारधाम यात्रा की योजना बनाएं। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में पैदल चढ़ते समय 1 से 2 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का विश्राम जरूर करें। साथ ही यात्रा के लिए गर्म कपड़े, बारिश से बचाव के लिए रेनकोट, छाता और स्वास्थ्य जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर साथ लेकर चलें। फिलहाल तो बद्रीनाथ इलाके के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में बर्फीला माहौल है। लगातार बर्फ पड़ने से बाजार सुनसान हैं। लोग घर से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। इस पवित्र यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए तैयारियां बर्फबारी के दौर में भी जारी हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का कुछ असर दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली मई के महीने में भी कूल बनी हुई है। दिल्ली में अप्रैल के महीने में पिछले कुछ सालों के मुकाबले तेज गर्मी और लू के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ा। इसकी वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी को बताया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से, लू से राहत मिली हुई है और अप्रैल के महीने में केवल एक दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। तेज हवाओं और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी का एहसास नहीं होने दिया। हालात ये रहे कि शीतल हवाओं की वजह से दिल्ली का प्रदूषण स्तर भी कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 और 7 मई को बारिश होने की भी संभावनाएं हैं और दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। यानी कि मई दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज लेकर आई है। जहां देश के ज्यादातर राज्य भयंकर गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की तपिश अभी ज्यादा नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा मौसमी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। नॉर्थ इंडिया का जो है वो तो कंडीशन इस साल ऐसे है कि WD एक के बाद एक निकल रहा है और काफी स्ट्रांग हो इंडिया। आप देख रहे हैं दिल्ली में 40+ ओनली एक दिन आया था, तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो ये अच्छा बात है कि जहां दक्षिण भारत और पूर्व भारत 45+ में चढ़ रहा है और ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, हमारा उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया ऑल्सो, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अभी तक 43 हो जाना चाहिए, लेकिन इस साल जो है भारत आगे नहीं जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अप्रैल के महीने में केवल एक दिन ही पारा 40 पार गया, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली और आसपास महसूस किया जा रहा है। यहाँ तेज गर्मी और लू से फिलहाल राहत है। दिल्ली वासियों के लिए हालिया तापमान गुड फील दे रहा है, यानी चुभती जलती गर्मी का मौसम अभी नहीं है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई को पारा बढ़कर 40 तक पहुंचने का पूर्वानुमान है, जिसके बाद ही दिल्ली में पारा बढ़ने की संभावना है। वैसे इस बार दिल्ली की आबोहवा भी अच्छे संकेत दे रही है। राजधानी का AQI लेवल बेहतर रहा, जिसने अप्रैल के महीने में पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि दिल्ली में पिछले महीने महज 7 दिन AQI लेवल 200 के पार पहुंचा था। दिल्ली में अप्रैल महीने का जो AQI था वो अब तक का सबसे बेहतरीन रहा है। यानी साल 2018 से 2024 की अगर हम बात करें तो इस साल AQI बहुत अच्छा था, यानी मॉडरेट से गुड की सिचुएशन में रहा है। सिर्फ 7 दिन AQI 200 के पार पहुंचा। दरअसल NDMC की एक खास पहल के तहत राजधानी की हवा दुरुस्त रखने की कोशिशें जारी हैं। ये पहल है 8 एंटी स्मोक गन की, जिनके इस्तेमाल से NDMC इलाके की हवा में फैले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। आप ये एंटी स्मोक गन देख रहे हैं। इस तरह के 8 एंटी स्मोक गन दिल्ली के NDMC एरिया में तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक NDMC के अलग अलग क्षेत्र में घूमकर जगह जगह पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या जिससे दिल्ली वाले परेशान रहते हैं उससे ना सिर्फ निजात मिले, बल्कि क्योंकि इस मौसम में जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है और उसके बाद दिवाली तक का मौसम आता है तो हर साल जो AQI है वो काफी बढ़ जाता है। इससे निपटने के लिए इस बार तैयारी बहुत पहले से ही हो गई है। फिलहाल तो पहाड़ों की बर्फबारी ने दिल्ली के मौसम का मिजाज नरम किया हुआ है। ऊपर से राजधानी की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही इन एंटी स्मोक गन्स की यहाँ फैले प्रदूषण से जंग प्रगति पर है। यानी दिल्ली वासियों के लिए ये दोहरी राहत किसी सौगात से कम नहीं।
दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मई के महीने में गर्मी बढ़ गई है। यहाँ पर मई का महीना शुरू हुआ है, इसके साथ ही गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार समेत देश के कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है, भविष्यवाणी कर दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। यानी प्रचंड गर्मी से राहत से इनकार फिलहाल तो नहीं कर सकते। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की आगोश में लिपटे हैं। मौसम कूल बना हुआ है, लेकिन इसके उलट देश के मैदानी इलाकों में आसमान से बरसते शोलों ने जीना मुहाल कर रखा है। ज्यादातर राज्य चुभती जलती गर्मी की गिरफ्त में हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि अप्रैल का महीना बीत चुका है और मई के महीने ने दस्तक दे दी है। यानी भीषण गर्मी का दौर तो अब शुरू होने वाला है। लू की लहर तो अब चलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो देश के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर इलाकों और उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। टेम्परेचर जो अभी कम रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अभी टेम्परेचर राइज होगा। वेस्ट सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर राइज होगा। पेनिनसुला इंडिया में भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा और एलोंग ईस्ट कोस्ट भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहने का संभावना है। और ये एबो नॉर्मल टेम्परेचर होने के कारण हीट वेव कंडीशंस यूजुअली जो 3 दिन तक दिखाई देते हैं मंथ ऑफ मई में, इस बार ज्यादा हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है। स्पेशली गुजरात रीजन, साउथ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, वहां 8 से 11 दिन तक हीट वेव कंडीशंस मई महीने में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 के पार जा चुका है और अब इसके और बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही हीट वेव भी लोगों को हलकान करने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने पश्चिमी भारत में 8 से 11 दिन तक लू चलेगी, जबकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 5 से 7 दिन लू चल सकती है। और जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश रहा है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार का कुछ हिस्सा, नॉर्थ छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, ओडिशा, इंटीरियर ओडिशा का कुछ हिस्सा, वहां 5 से 7 दिन हीट वेव कंडीशन मई महीने में देखने को मिल सकता है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि गर्मी के असर से राहत दिलाने के लिए बारिश की संभावना भी बनी हुई है। IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली NCR में 4 से 6 मई तक बारिश होने की संभावना है। दरअसल देश में ला नीना की वजह से सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गर्मी का मौसम इंसानों को ही नहीं बल्कि वन्य जीवों को भी हलकान किए हुए है। ऐसे में जहां चिड़ियाघरों में इन बेजुबानों को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी धूप और लू के थपेड़ों से राहत पहुंचाने की कवायदें इंसानियत का परिचय देती दिख रही हैं। जहां गर्मी अपने शबाब पर है, ऐसे में इन बेजुबानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए देश के तमाम चिड़ियाघरों में कुछ ऐसे ही राहत देने की कवायदें जारी हैं। नागपुर के महाराज बाग चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण जैसे कई और जानवरों और पक्षियों को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए उनके बसेरों में कहीं ग्रीन नेट तो कहीं कूलर लगाए गए हैं, ताकि उनके बसेरों के अंदर का तापमान सामान्य रहे। यही नहीं, चिड़ियाघर में अपने बाड़े के अंदर टहलते जानवरों पर भी पानी का फवारा छोड़कर गर्मी से राहत पहुंचाई जा रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तेंदुए के लिए अपन ने कूलर लगाए हैं, देन भालू के लिए भी कूलर लगा चुके हैं, और ये जो चिड़ियाघर है जहाँ पे पंछी है वहाँ पे भी कूलर लगा चुके हैं। देन एक शेर के लिए स्पेशल पॉन्ड तैयार करके रखा है ताकि वो उसका पानी में जाके अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और जो हर्बीवोर जो जानवर है उनके लिए उनके बाड़े में
एनक्लोजर्स में अपन ने प्लांटेशन ज़्यादा किए हुए हैं और वहाँ पे छांव भी ज़्यादा रहती है, और ग्रीन नेट जो है वो वहाँ पे बांध चुके हैं ताकि गर्म हवा जो है वो उनके घर में या फिर उनके जो बाड़ा है उनमें न जाए। जैसे अब शेर के लिए एक स्पेशल पॉन्ड तैयार करके रखा है, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो ठंडे पानी में उतर जाए और बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन करे। जू प्रशासन का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में तापमान 45 तक जाता है तब जानवरों को उनकी डाइट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी जाएंगी ताकि शरीर गर्मी के ताप से बचा रहे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लूकोज का पानी और इलेक्ट्रॉल का पानी पिलाना शुरू कर देंगे और उनके बाड़े का इंक्लोजर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी का फव्वारा मारना शुरू कर देंगे। जाहिर है नागपुर का तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में गर्मी की तपिश से इन बेजुबानों का बचाव बहुत जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में भी सूरज आग उगल रहा है। चुभती गर्मी से लोग यहाँ हलकान हैं, तो गर्मी से बचाव के तमाम तरीके यहाँ आजमाए जा रहे हैं। इस बीच यहाँ के बिरला गेट रेलवे क्रॉसिंग पर एक सामाजिक संगठन ने भी ग्रीन नेट लगाकर लोगों को राहत पहुँचाने का नेक काम किया। अकोला में धूप जो है 44 डिग्री तक गई है। धूप से बचने के लिए लोग जो है बाहर निकलते हैं तो कान को दुपट्टा बांध के निकलते हैं, लेकिन जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ रेलवे गेट है, जहाँ पर रुकना पड़ता है, उस जगहों पर कुछ सेवाभावी संस्थाओं ने देखिए इस तरीके की ग्रीन नेट यहाँ पर लगाई है ताकि रुकने वाले जो यहाँ पर बाइक सवार है या लोग हैं उन्हें छांव मिले और धूप से वो बचे। वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं और यहाँ रहने वाले लोगों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए पूरे परिसर में टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है। ये सुविधा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को बहुत राहत दे रही है। ये जो व्यवस्था की गई है इसके कारण संपूर्ण मंदिर धूप से बचा हुआ है और सारे यात्री चारों तरफ बैठ के पूर्व की भांति जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं ये लोग कैसे प्रांगण में अपना मुंडन अपना यज्ञोपवीत कराते थे वो अभी देखने को मिलता है और आज हो रहा है। इससे काफ़ी यात्रीगण खुश हैं, हमारे पंडा समाज के लोग खुश हैं। कुल मिलाकर गर्मी का सीजन है और इस मौसम की कई चुनौतियां भी हैं। ऐसे में हीट को हराने के ये प्लान सराहनीय हैं। नागपुर से योगेश पांडे, अकोला से धनंजय साबले और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात डीआरडीओ की कर लेते हैं, जिसने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो की, जिसे स्मार्ट भी कहा जाता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आज सुबह ओडिशा के बालासोर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया। ये अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो कि लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम पर बेस्ड है। खास बात यह है कि स्मार्ट मिसाइल को जंगी जहाज के साथ ही तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। अचूक भी है और घातक भी। नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका आज सुबह करीब 8:30 बजे ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। स्मार्ट सिस्टम की सफलता की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जैसे काउंटडाउन खत्म हुआ, मिसाइल ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से सुपरसोनिक रफ्तार से निकली और अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। ये अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है, जिसे नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने डिजाइन और डेवलप किया है। यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसके सफल परीक्षण की गुड न्यूज देशवासियों को डीआरडीओ की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर 19 सेकंड का ये वीडियो शेयर करके दी गई है। डीआरडीओ ने आज भारतीय नौसेना के लिए एक स्मार्ट तकनीक का सफल परीक्षण किया। जैसा नाम वैसा काम। इस स्मार्ट तकनीक के जरिए डीआरडीओ ने एक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके जरिए टॉर्पीडो को लॉन्च किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए अगर आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना गहरे समुद्र में किसी पनडुब्बी को निशाना बनाना चाहती है दुश्मन की, उसके लिए एक मिसाइल के जरिए टॉर्पीडो को छोड़ा जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर यानी कि 500 किलोमीटर तक ये मिसाइल जा सकती है और उसके बाद सही समय देखते हुए टॉर्पीडो को मिसाइल से रिलीज किया जाएगा
और फिर टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बी को गहरे समुद्र में जाके नेस्तनाबूद कर सकता है। डीआरडीओ और भारत कुछ ऐसे खास देशों में शामिल हो गया जिनके पास इस तरह की आधुनिक और घातक तकनीक है। भारतीय सेना के तीनों अंगों को लगातार आधुनिक हथियारों और मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्मार्ट नौसेना के तरकश का नया हथियार है। स्मार्ट एक एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम जो लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसमें एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो 650 किलोमीटर की दूरी से पनडुब्बियों के खिलाफ टॉर्पीडो को सटीकता के साथ लॉन्च कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को नौसेना के जंगी जहाज के साथ तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। रिलीज ऑफ टोर्पीडो ये इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा रीच बढ़ा दे रहा है, क्योंकि ये जो टोर्पीडो है ये मिसाइल के ऊपर लगकर उसको भेजा जाता है एज अ पेलोड, और ये जो मिसाइल का रेंज 643 किलोमीटर होता है, और जो लाइट टोर्पीडो इसका रेंज एडिशनल 20 किलोमीटर और होता है। ये स्किम करता है समुद्र के सरफेस के ऊपर, जिससे जो सबमरीन है उसको वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसके ड्यूअल लिंक केबल रहते हैं, जिससे लास्ट मिनट तक भी इसको अलग जगह पर उसको रीडायरेक्ट किया जा सकता है। ये कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है। स्मार्ट सिस्टम से समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, यानी इसकी मदद से दुश्मन देश की पनडुब्बियों को आसानी से ट्रैक और टारगेट किया जा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी इसमें लैस है, और इतने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के वजह से, जैसे पीएलए हो गया, चाइना के जो नेवी सब जगह घूम रही है, वहां पे उन लोग को टारगेट करना, उनके हम लोग को बहुत दूर से हम लोग उनको कर सकते हैं। या तो कोस्टल बेस से हम कर सकते हैं, या शिप के ऊपर से भी हम लोग इनके जो सबमरीन्स है उसको हम दुश्मनी सबमरीन्स को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। स्मार्ट सिस्टम के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी और कहा कि इस सिस्टम के विकास से नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। खबर है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए इसे वहां तैनात किया जाएगा, ताकि वक्त पड़ने पर चीन की पनडुब्बियों का मुकाबला किया जा सके। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंदन के मेयर के चुनाव में इस बार भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। मौजूदा मेयर पाकिस्तानी मूल के हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए भारतीय मूल के तरुण गुलाटी मैदान में उतर चुके हैं। तरुण को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो मेयर पद के लिए जरूर चुने जाएंगे। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी भारत में है तो लंदन में मेयर चुनाव भी दिलचस्प होने जा रहा है। मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। लंदन के मौजूदा मेयर सादिक खान पाकिस्तानी मूल के हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं भारतीय मूल के निर्दलीय उम्मीदवार तरुण गुलाटी। इस वक्त मैं हूँ लंदन ब्रिज के एरिया में, जहाँ पीछे आप देखें सिटी हॉल, यहाँ पहले हुआ करता था मेयर ऑफ लंदन का ऑफिस, और इसी पोजीशन के लिए 2 मई को लंदनर्स वोट करने वाले हैं। इस दौरान 13 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। ये चौथा मेयर ऑफ लंदन चुना जाएगा और ये पोजीशन 2000 से शुरू हुई है। पहले केन लिविंगस्टन और फिर बोरिस जॉनसन और अब सदीक खान जो अपने तीसरे टर्म के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ में मैदान में उतरे हुए हैं तरुण गुलाटी जो भारतीय ओरिजिन के हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री से आते हैं और यहाँ मेयर ऑफ लंदन के लिए चाहते हैं कि यहाँ सिटी हॉल में ऑफिस वापस लाऊं और चौथा मेयर मैं बनूंगा। सारे भारतवासियों का मेरे साथ प्यार है, जहाँ वहाँ वो रहते हैं और मेरे को रोज लिखते हैं और मैं उससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और मैं ज़रूर बनूंगा। इनका अगर प्यार बना रहा, मेरी मेहनत बिल्कुल दुरुस्त है और कोशिश यही कि मैं ज़रूर बनूंगा। लंदन मेयर चुनाव में लेबर पार्टी के उम्मीदवार साजिद खान के मुकाबले में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। लंदन की जनसंख्या में विविधता इन चुनावों को काफी रोमांचक बना देती है। ये शहर दुनिया भर की संस्कृतियों का मिश्रण है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ करीब 300 भाषाएं बोली जाती हैं और करीब 38% लंदनवासी यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।
वहीं लंदन के मेयर सादिक खान लेबर पार्टी से उम्मीदवार हैं। लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा लंदन मेयर चुनाव में तरुण गुलाटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लंदन मेयर चुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प हो सकते हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1 मई को गुजरात दिवस के मौके पर राजकोट में अटल सरोवर पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। इस लेजर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेजर शो का आयोजन राजकोट नगर निगम ने किया था। गांधीनगर गिफ्ट सिटी के बाद राजकोट का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गुजरात का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और अटल सरोवर इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण है। पानी के ऊपर हवा में झूमती इठलाती लहरें, अलग अलग फॉर्मेशन बनाते आकर्षक रंग बिरंगे फव्वारे। गुजरात के राजकोट में 1 मई की रात अटल सरोवर में लेजर शो का आयोजन हुआ। 1 मई को गुजरात दिवस के मौके पर राजकोट नगर निगम ने खूबसूरत लेजर शो का आयोजन किया। इस लेजर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। रात के अंधेरे में म्यूजिकल वाटर फाउंटेन, लेजर लाइट एंड साउंड शो ने समा बांध दिया। आसमान को छूती रंग बिरंगी लहरें जब अलग अलग डिजाइन बनाती तो देखने वाले वाह वाह कह उठते। अटल सरोवर 2.93 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें पार्किंग, एक उद्यान, एक प्रवेश द्वार, एक पक्षी द्वीप, एक प्रकृति पार्क, फव्वारे, एक पार्टी प्लॉट, एक लेजर शो और कई दूसरी सुविधाएं हैं। कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत वाला ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गांधीनगर गिफ्ट सिटी के बाद गुजरात का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अकेले अटल सरोवर का निर्माण करीब 136 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2,93,000 वर्ग मीटर में फैले इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अटल सरोवर राजकोट और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन पर्यटन स्थल है। अटल सरोवर घूमने के लिए बड़ों को 25 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि बच्चों के लिए टिकट की कीमत रखी गई है 10 रुपये। हालांकि म्यूजिकल फाउंटेन, एम्फी थिएटर का आनंद लेने के लिए 80 रुपए खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मतदान की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चुनावी रण में उम्मीदवार अपना दमखम दिखाने के लिए काफी जोश में है, लेकिन उससे पहले उनकी धार्मिक आस्था और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा की तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान आज हाजीपुर से पर्चा भरने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने पटना में अपने निवास पर पूजा अर्चना की। वहीं ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पर्चा भरने से पहले मां समलेश्वरी के दरबार पहुंचे और उन्होंने वहां दर्शन पूजन किए। वहीं सारण से पर्चा भरने के पहले बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रसाद रूडी ने भी पूजा अर्चना की। हम आपको दिखा रहे हैं इन नेताओं की पूजा की कुछ खास तस्वीरें। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज का विचार। रतन टाटा ने कहा है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक तुम साबित करके दिखा नहीं देते। लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। कल फिर हाजिर होंगे दिलचस्प मेन्यू लेकर आप सभी के सामने। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNTV।